हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है अपने OneExam.in पर। और राजस्थान सेवा नियम जो है हम लोग अध्याय पूरा पढ़ चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। अब वक्त है आगे बढ़ने का और कुछ नई बातें देखने का, सीखने का और जानने का। चलिए, तो आज हम लोग एक नए नियमों की तरफ बढ़ रहे हैं और छोटे से ये रूल्स हैं, नाम बता देता हूँ। राजस्थान ऊपर लिखा हुआ है सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स। सिविल सर्विसेज ज्वाइनिंग टाइम रूल्स यानी कोई व्यक्ति, चलिए उस पर मैं थोड़ा सा अभी शुरू नहीं करना चाहता, पहले कुछ दूसरी बातें अपने से आपसे मैं चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ज़रूरी है ये बातें, बहुत इम्पोर्टेंट है ये बातें, तो सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। TRA जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम अधीनस्थ बोर्ड जो है आपका RSM SSB, उसके अनुसार ये एग्ज़ाम सितंबर 2022 में होना प्रस्तावित है। क्लियर है? जी हाँ। दूसरी बात, नोटिफिकेशन कब आएगा? सुनिएगा ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके। और इवन मैं तो यहाँ तक कहूँगा, सुनिएगा और उसके बाद फैसला लीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा कि आपको कौन से रास्ते पे जाना है, आगे कौन सा मार्ग चुनना है आपको। बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट बातें बताऊंगा, ठीक है? कोई दिमाग में फिर आपके इफ बट नहीं रहना चाहिए। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? तो अभी वर्तमान में चल रहा है मार्च का करीब लास्ट वीक जो है वो आ चुका है एट प्रेजेंट, और ऐसी उम्मीद है कि ये अप्रैल के अंदर जारी कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि कब जारी किया जाएगा? अप्रैल के अंदर। ओके, मैं नीचे लिख देता हूँ अनुमानित। जैसी मीडिया के अंदर अलग अलग सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है उसके हिसाब से, जो भी रिपोर्ट्स के हिसाब से यही है। नंबर ऑफ पोस्ट, कितने पद के लिए भर्ती होगी? तो अभी के लिए करीब बता रहे हैं अप्रॉक्स 2000 पोस्ट जो है वो इसके अंदर रहेगी लगभग। ये भी अनुमानित है, एग्जैक्टली जब आएगा तभी पता चलेगा। नेक्स्ट चीज़ इम्पोर्टेंट है सिलेबस, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम करवाया था वो किसने करवाया था? RPSC ने करवाया था, और इस बार RPSC पिक्चर से बाहर है। और कौन करवा रही है? RSM SSB यानी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड। अब जो ओल्ड सिलेबस है, क्या कोई चेंज होगा सिलेबस में या नहीं होगा? तो फिर से वही पक्का तो कब पता चलेगा? जब नोटिफिकेशन आएगा। उससे पहले जो भी कह रहे हैं अनुमान ही लगा रहे। बट बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नो चेंज, ठीक है? और 50% से कम चांस है कि यस चेंज होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, हमें दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना है, और कैसे तैयार रहना है वो भी मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो लग रहा है, जो अनुमानित है, उसके हिसाब से क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन होगा तो भी 100% आमूलचूल परिवर्तन नहीं होना है। कुछ सेलेक्टेड चीज़ें प्लस माइनस की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एलिजिबिलिटी। बिल्कुल टू दी पॉइंट में आपको डिसीजन आपको आज ही लेना है, अभी लेना है फैसला। क्या डिसीजन लेना है कि तैयारी करें कि नहीं करें, या किताबों को बंद करके बैठ जाएं, किसी और काम में लग जाएं। बिल्कुल क्लियर कट पैरामीटर्स बताऊंगा और डिसीजन लीजिएगा। एलिजिबिलिटी, क्या तीनों रहेंगे?
आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या सिर्फ कॉमर्स, तो ये भी अभी तय नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर से वही लग क्या रहा है, मोर देन 50% चांसेस है कि सभी एलिजिबल हो, लेस देन 50% चांस है कि सिर्फ कॉमर्स वाले एलिजिबल हो। हालांकि हाल ही के कुछ दिनों में, जस्ट रिसेंट लास्ट 1-2 वीक के अंदर, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उस आवाज़ को बहुत ज़्यादा बल मिला है और इवन गवर्नमेंट की तरफ से उन बातों को सुना भी गया है। न्यूज़ में भी आपने इन चीज़ों को सुना होगा, देखा होगा। तो उस हिसाब से हो सकता है दोनों का 50-50 चांस हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी मैंने बातें की कि भाई ये 2000 सितंबर के अंदर 2022 में प्रस्तावित है, नेक्स्ट महीने वो आ सकता है इसका नोटिफिकेशन। सिलेबस में कुछ चेंज हो सकता है, एलिजिबिलिटी में थोड़ा बहुत कोई चेंज हो सकता है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा क्या है? अभी क्या चल रहा है? मार्च के बाद में अगर अपन काउंट करें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 5 महीने हैं। कितने? 5 मंथ्स, जो क्लियर कट अपने सामने दिख रहे हैं। सितंबर को इग्नोर कीजिए कि लास्ट के 20 दिन तो चलो रिवीजन में यूं ही निकल जाएंगे। आपके पास 5 क्लियर मंथ्स है, यानी करीब करीब 120 दिन या 150 दिन, सॉरी 150 दिन क्लियर आपके पास आज की डेट में अवेलेबल है, न्यूनतम, मिनिमम। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो और जूनियर अकाउंटेंट के रूप में नौकरी पाना चाहते हो। अब सुनिएगा, किस चीज़ का फैसला लेना है? तो फैसला इस बात का लेना है कि एग्जाम के अंदर आपको पता है 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका जनरल स्टडीज है, जीके टाइप का, उस टाइप का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके वगैरह सब। और पेपर 2 जो टेक्निकल है, कॉमर्स, हालांकि इसके अंदर कुछ रूल्स और वो कॉमर्स फील्ड के नहीं है, लेकिन मैं उसको कॉमर्स का पेपर कहता हूँ। चलो, अब दोनों का वेटेज कितना है? 50-50% है। क्लियर कट मेरा आपसे सवाल है, आज आपकी स्थिति क्या है? आज आप कहाँ स्टैंड करते हो? क्या मतलब है इस बात का कि कहाँ स्टैंड करते हो? चलिए एक्सप्लोर करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अभी आपने शुरू नहीं की तैयारी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, शुरू कर दी लेकिन कोई एक पेपर ही शुरू किया है आपने, अभी दोनों पेपर जो है वो शुरू नहीं किए। तीसरी पॉसिबिलिटी, जिसके बहुत कम चांस है कि ऐसा कोई हो व्यक्ति, बट फिर भी ले लेते हैं, कि जिसने दोनों पेपर की तैयारी शुरू कर दी हो। और चौथी और लास्ट पॉसिबिलिटी, कि जिसने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिया हो, ख़त्म कर लिया हो। अगर बात करें आपकी, तो आप खुद देख लीजिए, आप इन चारों में से कौन से एरिया में आते हो? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में या फोर्थ वाले में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप चाहे आज इस कैटेगरी में हैं, चाहे आप इस कैटेगरी में हैं, चाहे आप इस कैटेगरी में हैं, चाहे आप इस कैटेगरी में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो आगे की रेस है, उस रेस के अंदर आपका उतना ही चांस है जो कोई यहाँ पे खड़ा है व्यक्ति। अगर किसी ने सिलेबस पूरा कर लिया है और आप आज यहाँ पे खड़े हो, जिसने अभी तक शुरू ही नहीं किया, लेकिन अब जो आगे की 5 महीने की यात्रा है, उसके अंदर, इस रेस के अंदर दौड़ते दौड़ते आप उनके बराबर आ सकते हो। मतलब सिंपल सा है कि 5 महीने का जो टाइम है, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है।
इवन जो गवर्नमेंट समझती है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी है, वो तो इससे भी कम टाइम समझती है कि 4 महीने 3 महीने ही सफिशिएंट है। वो अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन निकाल के सितंबर में एग्ज़ाम करवा सकती है, तो उनको लगता है कि 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर भी एक स्टूडेंट जो है वो अच्छी तैयारी कर सकता है। लेकिन हमारे पास तो अभी 5 महीने हैं। तो क्या अभी हम ये करें कि दिन रात नोटिफिकेशन का वेट करें, चेक करें, इधर उधर जानकारी लें, या ये जो 1 महीना जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया उससे पहले का एक नोटिफिकेशन, जो ये टाइम पीरियड है महीना भर, अभी उस महीने भर का इस्तेमाल करके आप सीढ़ियाँ चढ़े, इस एक कैटेगरी से इस पे आए, कोशिश करें इस कैटेगरी में आए, और थोड़ा नोटिफिकेशन 1.5 महीना लेट हो गया तो कोशिश करें इस 4th वाली कैटेगरी में आए। अभी तक तो मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसमें हैं चाहे इसमें हैं, सब बराबर है, आगे की रेस। लेकिन अब अगर आप देरी कर रहे हो, तो वो आप खुद के साथ नुकसान कर रहे हो और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो। और उस बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जूनियर अकाउंटेंट का सिर्फ इंतजार कर रहे हो, आपको पढ़ना नहीं है, आप मेहनत करने से डरते हो, आप तैयारी से वास्ता नहीं रखते हो, सिर्फ एग्ज़ाम देने में बिलीव करते हो और माहौल देखते हो कि हाँ एग्ज़ाम आ रहा है, भर्ती आ रही है, सरकार नहीं ला रही है, उन बातों के अंदर आपका ज़्यादा फोकस है, रादर देन जो आपके सामने जो साक्षात चीज़ है, जो हकीकत है, क्या एक गिवन सिलेबस है और उनकी कुछ किताबें हैं और उनको पढ़ना है। आप उस हकीकत में विश्वास कम रखते हो। तो मेरा सिंपल सा कहना है, आप राइट नाउ अगले 5 दिन और टाइम ले लीजिए, मार्च एंड तक तसल्ली से सोचिए, जितना सोचना है सोच लीजिए, और अगर मन बना लिया फाइनली कि हाँ मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए, और मैं 10 कारण बता सकता हूँ आपको एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए। नंबर 1, जितनी भी JBBNL, रिको या कोई दूसरी ये जो डेयरी विभाग, इनके अंदर जो भी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है उससे लाख गुना बेटर पोस्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट की। यहाँ आप पूरे स्टेट के अंदर आपकी सीनियरिटी बनती है, पूरे स्टेट में आपकी कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है, आपको स्टेट गवर्नमेंट की बेनिफिट्स मिलते हैं, और वहाँ पे वर्किंग होती है प्राइवेट कंपनियों जैसी, हालत ख़राब करके रख देते हैं आपकी, इतना काम करवाते हैं। तो ये लाख गुना बेटर है उनके कंपैरिजन में। इसीलिए मैं 10 नहीं 50 कारण बता दूंगा कि ये क्यों करना चाहिए। अगर आपने अभी ग्रेजुएशन किया है तो आपसे लकी कोई नहीं है। क्यों? आपने ग्रेजुएशन किया और ये वैकेंसी आ गई। लास्ट वैकेंसी कब की आ रखी है, उसके बाद अभी आई है इतने टाइम बाद। सोचिए आप कितना लकी हो। किसी ने अगर 2017-18 में ग्रेजुएशन किया है, 4 साल से इंतजार कर रहा है, उसको इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं मिली, लेकिन आप लकी हैं कि आपको मिली। तो ये सब तो एक मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों करना चाहिए आपको। तो ये तो आपको सोचना है। मैं तो कहता हूँ 5 दिन और लगा दीजिए दिमाग। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि भाई इसका फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है, उन सब एस्पिरेंट्स को, और जो अगले 2-5 दिन या 10 दिन या जब भी आप मुझे देख रहे हैं, आपने मन बनाया कि मुझे पढ़ना है, तो आप ये कुछ कदम उठाना और शुरू कर देना। क्या है वो कदम? मैं एक रियल केस बता रहा हूँ। एक मेरे फ्रेंड है, मित्र है, 2018 JBNL का जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर अकाउंटेंट का, पूछने आए थे, क्योंकि मैं उस टाइम भी पढ़ाता था, तो कि अकाउंटिंग और कैसे पढ़ें, क्या करें, कोई मतलब पुराना पेपर कैसा आता है, क्या करें। वो मतलब व्यक्ति जो था बड़ा कंफ्यूज था, और जेन्युइन कन्फ्यूजन था कि यार सिलेबस दे रखा है ग्रेजुएशन लेवल का, ग्रेजुएशन की इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंट, क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कैसे पढूं, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, क्या करूं। मैंने सिंपल सा एक ही जवाब दिया था, और वो व्यक्ति आज लगा हुआ है। कोई ऐसा मैंने जादू टोना नहीं बताया। मेरा सिर्फ इतना सा कहना था कि आप इन सब एनालिसिस के अंदर, नोट्स ढूंढने के अंदर कि कहीं छोटे नोट्स मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए, ये इसमें आप 1 हफ्ता लगाओगे और 1 हफ्ते बाद भी स्थिति वही रहेगी कि आपको पूरा पढ़ना है सिलेबस। 1 महीना लगा दोगे अच्छी चीज़ ढूंढने में, उसके बाद भी वस्तु स्थिति वही है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में से हटा के
सीधा जो भी किताब अपने पास अवेलेबल है उसके अंदर एक चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो, मतलब शुरू करोगे तभी तो खत्म होगा। किताब बड़ी है तो पहले 2 पेज के अंदर जो मेन बेसिक है वो पढ़ लो, चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार आए हैं, पूरी कॉमर्स पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, 11th-12th में, तो चीज़ें याद आएगी आपको वापस। तो सिंपल सी बात है, मुद्दा सिर्फ इतना सा है, क्या? शुरू करने का, स्टार्ट करने का। हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, सोचते हैं कि परफेक्ट स्टार्ट करेंगे, परफेक्ट नोट्स, परफेक्ट चीज़ है, तो वैसा नहीं होता है। आपको शुरुआत करनी होती है और जितना अर्ली आप शुरू करोगे, एक फ़ायदा मिलेगा कि इसका जो सिलेबस है उसके अंदर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, तो ऐसे में आपको रिवीजन के लिए जो है वो सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। और MCQ बेस्ड एग्जाम के अंदर आपको पता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखे हुए तो लगते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन के बीच में, 3 ऑप्शन के बीच में दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये वाला था कि ये वाला था कि ये वाला था। और वो कन्फ्यूजन किसके ख़त्म होता है? नहीं होता है जिस व्यक्ति ने रिवीजन किया है, 2-4 बार बढ़िया से रिवीजन किया है। और इवन मैं तो कहता हूँ, अगर आप अभी शुरू करोगे तो आप अपने साथ में समरी या शॉर्ट नोट्स जो है वो बना लीजिए। बना पाएंगे आप, अभी आपके पास समय है इतना कि अगर आप अभी शुरू करते हो, अगले 3 महीने यानी करीब 90 दिन के अंदर आप एक बार अच्छे से सिलेबस कर सकते हो विथ आपके शॉर्ट नोट्स। फिर भी 2 महीने आपके पास बचेंगे, उन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप 2 महीनों में 8 बार रिवीजन कर सकते हो, हफ्ते का 1 रिवीजन। ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, बहुत कम बता रहा हूँ मैं आपको। सिंपल सा फंडा है, द मोर यू रिवाइज मोर यू गेन। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा गेन करोगे, ठीक है। और एग्ज़ाम में मेरिट के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अब मान लो मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन बताता हूँ आपको। 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, क्लियर? 1 लाख में से मैं सीधा सीधा आपको करूं, 70,000 को आउट कर दीजिए। एकदम नॉन सीरियस कैंडिडेट जिनका हकीकत से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम से 1 दिन पहले भी नोट्स ढूंढेंगे। 30,000 जो चाहते हैं, ये 30,000 कौन है? जो चाहते हैं जूनियर अकाउंटेंट बनना, जिनकी ऐसी चेष्टा है मन में कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूं। कंपटीशन जो है वो अल्टीमेटली इनके बीच ही रहेगा। इनमें से कोई 2-5 आ जाए तो आ जाए, बाकी अल्टीमेट कंपटीशन जिनके दिमाग में रात दिन यही चलता है कि हाँ यार मुझे ये मौका छोड़ना नहीं है। इतने सालों बाद आया, 5-7 साल बाद राजस्थान के अंदर जॉब आई है, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे तो ये रात दिन यही चलता है उनके दिमाग में। तो ये जो लोग हैं, असली कंपटीशन इनका आपस में। अब इनके अंदर जो तैयारी करेंगे, और सबसे मेन बात जो लगातार तैयारी करेंगे, कंसिस्टेंट। मैं लास्ट RSR की क्लास 25 क्लासेस के अंदर मैंने RSR को कंप्लीट किया है। हर क्लास की शुरुआत में मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्या कि जो अभी आज पढ़ा है, क्लास ख़त्म होते ही तुरंत इसको रिवाइज कर लेना। चाहे आग लगी हो, दिन मिस नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी ज़रूरी है। मतलब मैं मेरा फंडा बता रहा हूँ, मैं जब पढ़ रहा था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आज मुझे पता है दिन में पढ़ाई नहीं होनी है, कोई दिक्कत नहीं है। YouTube पे 5 मिनट की कोई ज्ञान की बात या मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड कोई कुछ भी देख लूँगा, मन में मेरे ये रहेगा क्या कि आज भी मैंने कुछ तो किया है। तो वो जो कंटिन्यूटी है ना, खुद का खुद से डर कि यार मुझे एक भी दिन छोड़ना नहीं है, लगातार 150 दिन जो है सिंसियरली मेहनत करनी है, सिलेक्शन आराम से होगा, कोई रोक ही नहीं सकता अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो। तो इन 30,000 के अंदर जो ऐसे लोग जो लगातार तैयारी करेंगे, मतलब धूंधा नहीं करना है 15 घंटे, लेकिन मिनिमम टाइम दो आप, न्यूनतम जितना दे सको। आप जॉब में है तो 2 घंटे, बिना जॉब में है तो मिनिमम 4 घंटे, लेकिन एक बेसिक मिनिमम टाइम जो आपको रोजाना देना है। और एक्सेप्शन सबके होते हैं, किसी दिन नहीं दे सकते, तो उस दिन कम से कम मन में 5 मिनट कहीं शांति से बैठो, तब कुछ चीज़ें याद करने का प्रयास कीजिए कि यार RSR के अंदर लीव कितने टाइप की थी,
पीएल कितनी थी, आंख बंद करके 5 मिनट सोते टाइम सोच लीजिए। तो आपके मन में वो डर रहेगा क्या कि मुझे एक भी दिन मिस नहीं करना है। यही होते हैं सीरियस कैंडिडेट, और ऐसे ही लोग पास होते हैं जिनके मन में खुद से डर होता है, जिनके मन में फेल होने से डर होता है कि फेल कैसे हो सकते हैं हम, फेलियर कैसे हो सकते हैं, मतलब फेल होने का सवाल ही नहीं है। जब मेरे पास समय है, जब मेरे पास संसाधन है, सब कुछ है, तो कैसे हो सकता हूँ फेल जब बाकी वाला मेरे साथ वाला पास हो रहा है। तो ये डर बिठाना है आपको, और कम से कम 5 महीने के लिए लगातार इस डर को जिंदा रखना है। अब आगे ये जो लोग कंपटीशन फेस करेंगे, इनके अंदर जो ऊपर के 10-20% लोग हैं, इनमें से भी वो जो है, जो कट ऑफ जो है, जो भी कट ऑफ रहेगी, उस कट ऑफ के 5% प्लस माइनस में रहने वाले हैं 90%। फिर कट ऑफ जो है उससे 5% ऊपर जो पास हो गए, 5% नीचे जो रह गए। ज़्यादातर भीड़ आपको वहाँ मिलेगी। स्क्यूनेस पढ़ते हो ना आप, स्टैट्स अगर आपने कभी पढ़ी है, स्क्यूनेस यूँ होता है इस तरीके से कि जो ये सेंटर है, ये कट ऑफ जो है, ज़्यादातर कैंडिडेट इस एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर थोड़े बहुत जो बिल्कुल कम वाले में होंगे, थोड़े बहुत जो बहुत ज़्यादा नंबर वाले होंगे। समझ रहे हो? तो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको इधर वाले में 2-5 नंबर से रह नहीं जाना है, आपको इससे कूद के इधर आना है। और उसमें हेल्प कौन करेगा? आपका रिवीजन हेल्प करेगा, नॉन स्टॉप रिवीजन। एग्ज़ाम से पहले जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना मतलब हर बार कुछ एक नई बात दिमाग में याद रहेगी, ऐड रहेगी, और वही लास्ट में 2-5 नंबर 10 नंबर आपको इस वाली खाई से उधर डालेंगे। ठीक है, अब आगे सबसे फाइनल काम की बात, टीआरए जूनियर अकाउंटेंट का जो अपना बैच है, उस बैच का प्लान हमने बताया था पहले। पहली चीज़, सिर्फ पेपर 2 के लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ भी उसी में है। सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट, रिसेंटली नेट JRF होल्डर विद 100 परसेंटाइल 99.92, सब अपने अपने सब्जेक्ट के अंदर जिन्होंने तपस्या की है। हम लोगों ने इस बार, आपने अगर कोर्स देखा होगा तो आपको हर चीज़ एक जैसी मिलेगी। जैसे अगर आपको लेक्चर है प्रॉपर सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज अरेंज, RSR चैप्टर 1 के अंदर पार्ट 1, 2, 3, हर चीज़ टॉपिक वाइज, नोट सिमिलरली एक जैसे, मिनिमम मतलब एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में, और हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए, मतलब सिलेबस में जो दिया हुआ और इसमें नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, जब 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, आपको लगता है कि आप मार्केट से कोई एक छोटी सी गाइड लाके उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। पढ़ने का सबसे राइट अप्रोच ये होती है, आपके पास सिलेबस का एक प्रिंट होना चाहिए खुद का, या डिजिटल कॉपी जैसा भी आप रखो, और वो प्रिंट लेके बैठो कि पहला टॉपिक ये ऑडिट के अंदर ये पढ़ लिया, ये उसमें टिक करते चलो। अब टॉपिक कहाँ से पढ़ना है? तो कोर्स के अंदर, नोट्स के अंदर PDF दे रखी है, ठीक वैसे ही टॉपिक वाइज, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। और गाइड पढ़ोगे तो क्या होगा? सामने वाले ने जो भी परोसा, हमने वो निगल लिया, बिना ये सोचे कि सिलेबस में कितना था, कितना डीप में था, कितना कम था। ये टॉपिक जो दिया उसने, हमने वही स्वीकार कर लिया। कभी सवाल मन में आया ही नहीं क्योंकि हमने सिलेबस कभी मैच ही नहीं किया। यहाँ मुझे रोज स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर ये वाला टॉपिक जो है, इसके नोट्स के अंदर ये चीज़ नहीं है, इसमें ये नहीं है। फिर बताता हूँ नहीं, ये अगले वाले में देखो उसके अंदर होगी, ये पिछले वाले में देखो, ये अकाउंट्स में देखो, उसमें देखो। तो यहाँ आपको पूरा सिलेबस आपके सामने जीवंत है एकदम, आपको पूरा सिलेबस दिख रहा है कि अच्छा ऑडिट में ये टॉपिक थे, इतने सर ने करवा दिए, इनके नोट्स ये थे। हर टॉपिक वाइज PDF है आपके पास,
करना सिर्फ इतना है, आपको शुरू कर दीजिए। 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्लास का ड्यूरेशन एक का 30 से 40 मिनट का रहता है, तो दिन में आप 3 क्लास आराम से देख सकते हो, 4 क्लास आराम से देख सकते हो। 2 घंटे की क्लास होगी, दिन में 4 क्लास देखिए। PDF नोट्स प्रिंट निकाल के उनसे जो भी उसके अंदर हाईलाइट करना है, या सबसे बेस्ट तो अपनी एक साइड में नोटबुक में उसकी समरी खुद लिखते जाइए। RSR आपको मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है RSR के, राजस्थान सेवा नियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा, क्योंकि RSR ख़त्म हुई है आज ही। आप देखना कितने इजी और कितने बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ ज़रूरत है एक बार पढ़ने की। 25 क्वेश्चन है, 25 में से 20 प्लस आप आराम से अटेंड कर पाओगे, 20 प्लस इजीली अटेंड। सिमिलरली ऑडिट के अंदर तो गलती की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है, बस सिर्फ ज़रूरत है तो पढ़ने की। और पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, जो सामने वाला दे रहा है वो मत पढ़ना। सिलेबस लेके खुद बैठो, चाहे हम भी पढ़ा रहे हैं तो सिलेबस से मैच करके देखो कि हाँ ये सिलेबस। और क्वालिटी, चीज़ों को रटवाने से कुछ नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअल। आपको पता है अधीनस्थ बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है। इवन जो कंप्यूटर जैसे बेसिक सब्जेक्ट जिसको कोई भाव ही नहीं देता था, हिला के रख दिया उन्होंने अभी लास्ट 1-2 एग्जाम के अंदर। तो बस यही मेरी आशा है और यही मेरी उम्मीद है कि एटलीस्ट जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ का महत्व समझें, और थोड़ा सा अपनी अगर अप्रोच में कहीं कोई 19-20 है तो उसको अलाइन करें। और आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर कट होना चाहिए, एग्ज़ाम दे रहा हूँ मतलब क्रैक करने के लिए ही दे रहा हूँ। कोई ये ट्राई मैच, वो पहले ट्राई बॉल होती थी, वैसा तो है नहीं कि आउट हो गए तो चल जाएगा। यहाँ आउट हो गए तो 5 साल चले जाएगा, या पूरा भविष्य जो है अपना चेंज हो जाएगा। तो ट्राई बॉल का सिस्टम नहीं है, हर बॉल पे आपको संभल के खेलना है। और सबसे मेन द्रविड़ जैसी पारी खेलनी है, हमें लंबा खेलना है। ऋषभ पंत बन के एक हाथ से छक्के नहीं घुमाने हैं आपको, वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क आप ले सकते हो, अगर आपको लगता है आप इससे बेटर और डिजर्व करते हो तो लीजिए रिस्क, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ग्रेजुएट है और जिनको पता है कि मुझे नहीं, पहले मुझे एक भले जॉब है कैसी भी है, मुझे ये जॉब चाहिए भाई, एक जब आप सफलता हासिल करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कि अब नहीं, अब एक स्टेप हो गया, अगले स्टेप पे मैं और बढ़ूंगा और जॉब स्विच करूंगा। तो सिंपल सी बात है, सिलेबस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें दे रखी है। अपने कोर्स के अंदर 4 सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, चारों के PDF नोट्स जो है कंप्लीट टॉपिक वाइज अरेंज्ड प्रॉपर, सब कुछ अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश। अब इन 4 के अंदर भी बिजनेस मेथड की MCQ सीरीज़, इस बार MCQ वीडियो के माध्यम से करवा रहे हैं हर टॉपिक वाइज। जैसे क्लास हुई तो जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, उसके या बेसिक है जो भी है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट, हर टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हैं, ताकि आइडिया तो लगे कि ये टॉपिक ऐसा है, इसके ऊपर कहीं क्वेश्चन मिल ही नहीं रहे। तो किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन थे, टॉपिक वाइज MCQ सीरीज वो भी शुरू हो चुकी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तो ये चाहता हूँ आप अभी इसको शुरू करके अप्रैल एंड तक एनी हाउ एक बार जो है सिलेबस को पूरा कर दें। हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे, हर टॉपिक वाइज। टॉपिक पूरा होते ही मैराथन रिवीजन, जिसके अंदर पूरा जो एक सब्जेक्ट है उसकी पूरी पिक्चर आपके दिमाग के सामने लाके खोल के रख देंगे चार्ट के माध्यम से। RSR एक एक रूल मैं आपको कंठस्थ करवाऊंगा। और मैं जब भी पढ़ा रहा था, पढ़ाते वक्त मैं रोजाना एक ही बात कहता था, अभी आपका फोकस होना चाहिए जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको समझने का, खुद से पढ़ने का। याद कैसे रहेगा इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। याद करना क्या है, जब आप एक बार समझोगे, दोबारा पढ़ोगे, तीसरी बार तो याद ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है। तो आप दिमाग में अलग से लोड लेके बैठते हो, यार याद नहीं हो रहा है, तो एक नई चिंता शुरू हो गई, याद नहीं हो रहा है, कैसे करें याद। ये सवाल ही नहीं है ना, याद क्यों करना है, हमें तो पढ़ना है। जो प्रेजेंट में हमारे सामने सब्जेक्ट चल रहा है उसको पढ़िए, याद अपने आप होगा। नहीं होगा तो हम लोग रिवीजन करेंगे, मैराथन करेंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ समझेंगे और वहाँ याद करेंगे।
चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे पढ़ाना तो राजस्थान ज्वाइनिंग टाइम था, लेकिन पूरा जो सेशन है अपना आज तो इन्हीं चीज़ों के अंदर चला गया। बस मेरा इतना कहना है, खुद के ऊपर विश्वास जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। और विश्वास, झूठा विश्वास काम नहीं आएगा, सच्चा विश्वास खुद के ऊपर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेहनत करके मैं हासिल कर सकता हूँ। तो बस वही विश्वास अपने अंदर जागृत कीजिए और जीवन को नई दिशा दीजिए। आपकी लाइफ है, आपको पूरा हक है इसको बेहतर तरीके से आसान करके जीने का। और ये समय है, ये एज है जहाँ पे आप अपनी पूरी लाइफ को, अपने परिवार की लाइफ को आसान कर सकते हो। एक बार समय निकल जाने के बाद में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये काम। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।